गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग संविधान के सीरीज में अगला चैप्टर सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय पढ़ेंगे। तो इसका पहले हम लोग भूमिका देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। जैसे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना सबसे पहले कब हुई थी, इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, फिर आज़ादी के बाद क्या हुआ है ना, इसको देखेंगे। फिर हमारे संविधान में कौन से भाग में है, कौन से अनुच्छेद में है, उसको पढ़ेंगे। और फिर इससे संबंधित जितने भी फैक्ट हैं वो सब हमने यहाँ पे बोर्ड पर लिख दिया है। अगर आप किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बीपीएससी हो, बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर नहीं रहेगा, ये गारंटी है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय का आप ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखिएगा तो पढ़े होंगे हिस्ट्री में आप लोग कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में जो है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है कलकत्ता में, जिसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्फे। आप लोग इसको हिस्ट्री में पढ़े होंगे। उसके बाद अभी जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट है न्यू दिल्ली में, इसका जो उद्घाटन किया गया था ये 1958 में किया गया था। जो अभी आप वर्तमान में जो देख रहे हैं बिल्डिंग सुप्रीम कोर्ट का, इसका उद्घाटन 1958 में किया गया था, जो उस टाइम के प्रधान ये राष्ट्रपति थे उनके द्वारा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट। तो देखिएगा ये जो है सुप्रीम कोर्ट, ये हमारे संविधान के भाग 5 में है। अनुच्छेद 124 से 147 के बीच इसकी चर्चा है। तो 124 से 147 ये अनुच्छेद तो हम लोग देखेंगे ही। उसके अलावा इसकी पृष्ठभूमि जो हमने बताया है कि 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना सबसे पहले कोलकाता में की जाती है। तो 26 मार्च 1774 को जो इस टाइम ब्रिटेन का राजा था जॉर्ज तृतीय द्वारा न्याय चार्टर प्रदान किया गया, और उस न्याय चार्टर के आधार पे 22 अक्टूबर 1774 को सुप्रीम कोर्ट का गठन होता है कलकत्ता में। और सुप्रीम कोर्ट काम करना स्टार्ट करता है जनवरी 1775 से। ये सब डेट याद रखेंगे, दरोगा पुलिस में पूछ दिया जाता है। उसके बाद जब स्वतंत्रता के बाद 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन पुराने संसद भवन चेंबर ऑफ प्रिंसेस में हुआ। जो उस टाइम के राष्ट्रपति थे उन्होंने इसका उद्घाटन किया। तो ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है बिहार पुलिस में कि स्वतंत्रता के बाद सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन कब किया गया है। तो ये 28 जनवरी यानी कि 26 जनवरी से 2 दिन आगे 28 जनवरी 1905 किया गया था, 1950 में। पुराना संसद भवन जो था उस टाइम का, अंग्रेजों के टाइम का ही, जिसको चेंबर ऑफ प्रिंसेस कहा जाता था, तो वहीं पर इसका उद्घाटन हुआ था। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट का अलग से बिल्डिंग बना, तब जाके जो आप वर्तमान स्थिति अभी देख रहे हैं न्यू दिल्ली के तिलक मार्ग पर सुप्रीम कोर्ट का जो बिल्डिंग है, 1958 में इसका उद्घाटन जो है कि राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया जाता है। और जो पहले मुख्य न्यायाधीश बने वह थे हरिलाल जे कान्या। ये क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा गया है, इसलिए याद रखेंगे कि पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने सुप्रीम कोर्ट के, तो हरिलाल जे कान्या। और स्टार्टिंग में जो सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या थी वो 1+7 थी, यानी कि टोटल 8 जज हुआ करते थे। लेकिन अब देखेंगे कि 2019 में इसमें संशोधन किया गया और सुप्रीम कोर्ट की संख्या 34 कर दी गई, 33 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश। तो न्यायाधीश में अगर विरोध होता है किसी भी प्रस्ताव को लेके या फिर संविधान का व्याख्या करना हो, तो ऐसे मामलों में 5 जजों का बेंच बैठता है। लेकिन अगर वो 5 जजों के बेंच द्वारा जो डिसीजन दिया गया है, अगर उसका भी पुनर्विलोकन करना है तो फिर जितने जज के द्वारा वो किया गया था उससे ज्यादा जज होना चाहिए उसके पुनर्विलोकन में। तो ये सब कुछ फैक्ट थे। उसके अलावा ये क्वेश्चन पूछा गया आपको बिहार दरोगा में कि PIL का जनक किसे कहा जाता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका जिसको बोलते हैं। तो जनहित याचिका का जनक कहा जाता है PN भागवती को। PIL, PN भागवती, कनेक्ट कीजिएगा, आराम से याद हो जाएगा। जो PN भागवती इस टाइम में यानी 1986 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, मुख्य न्यायाधीश थे, इसीलिए जो है कि PIL का जनक कहा जाता है PN भागवती को। और सुप्रीम कोर्ट का जो आप देख रहे हैं कि दिल्ली में इसका बैठक होता है, तो राष्ट्रपति से अनुमति लेकर सुप्रीम कोर्ट का बैठक कहीं और भी किया जा सकता है, किसी भी राज्य में किया जा सकता है। और ये अब तक 2 शहर में ऐसा हुआ है, जो कि हैदराबाद और श्रीनगर है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की बैठक हुई थी।
इसके अलावा एक पॉइंट और है कि सबसे अधिक समय तक जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे वी चंद्रचूड़, और सबसे कम समय तक जो थे वो था कमल नारायण। इस फैक्ट बिहार पुलिस बिहार दरोगा में पूछा जाता है, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया है, इसको याद रखेंगे। इसके बाद देखेंगे हम लोग कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कौन से अनुच्छेद के तहत। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना अनुच्छेद 124 के तहत किया जाता है ना। उसके अलावा 124 अनुच्छेद 124 में आप देखेंगे कि न्यायिक नियुक्ति आयोग, तो ये न्यायिक नियुक्ति आयोग जो है ये 99वें संशोधन के द्वारा 2014 में लाया गया था मोदी सरकार में। इसमें क्या किया गया था कि एक कमेटी बनाया गया जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति करता था, उसकी सिफारिश करता था। तो इसमें जो है कि एक मुख्य न्यायाधीश, दो अन्य न्यायाधीश, उसके अलावा प्रधानमंत्री के द्वारा जो है कि नामित किया गया 2 सदस्य, विपक्ष के नेता, ये सब इसमें शामिल हुआ करते थे। और ये लोग सब मिलके जो है कि किसी भी जज के अपॉइंटमेंट के लिए सिफारिश करते थे राष्ट्रपति को, और फिर राष्ट्रपति उसको जो है कि नियुक्त करते थे। लेकिन 2015 में ही सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है ये मामला, और सुप्रीम कोर्ट इसको समाप्त कर देता है 2015 में न्यायिक नियुक्ति आयोग को, ये कहकर कि ये संविधान के मूल ढांचा का उल्लंघन करता है। हाँ, तो इस न्यायिक नियुक्ति आयोग 99वां संविधान संशोधन 2014 और समाप्त हो गया 2015 में। आयोग का काम क्या है, तो ये अनुच्छेद 124 बी में है, और 124 सी में आप देखेंगे कि विधि बनाने की संसद की शक्ति, संसद को सुप्रीम कोर्ट के विषय में विधि बनाने की शक्ति है, ये अनुच्छेद 124 के सी में दिया गया है। और 126 में आप देखेंगे कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, और 127 में है तटस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो 126 127 दोनों एक साथ याद रख सकते हैं, दोनों में नियुक्ति की बात कही गई है। एक में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति और दूसरे में तटस्थ न्यायाधीश की नियुक्ति। 128 में देखेंगे, इसमें कहा गया है बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति हो सकती है, जो रिटायर हो गए हैं उसको भी जो है कि न्यायाधीशों के तौर पे बैठक में शामिल किया जा सकता है, ये अनुच्छेद 128 में है। अनुच्छेद 129 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना। इसका मतलब क्या है, अनुच्छेद 129 में सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय का मतलब हुआ कि उस कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी डिसीजन दिया जाता है वो लिखित तौर पे वो संरक्षित रहेगा, और उसके जो है कि बिहाफ पे और सब स्टेट या फिर और किसी कोर्ट में इसको नजीर के तौर पे यूज किया जाता है। इसी को कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 129 VVI है, याद रखेंगे। जितने भी हमने यहाँ पे स्टार किए हैं ये सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए याद करेंगे। अनुच्छेद 130 में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट का स्थान, यानी कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे होगा। जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट आपको दिख रहा है न्यू दिल्ली में है, तिलक मार्ग में, तो वही कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का स्थान, अनुच्छेद 130। और अनुच्छेद 131 में देखेंगे, इसमें कहा गया है आरंभिक अधिकारिता, यानी सुप्रीम कोर्ट का आरंभिक अधिकारी क्या होगा, तो मतलब किसी भी राज्यों के बीच अगर कोई मामला होता है, या फिर जो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच कोई मामला होता है, या फिर जो है कि केंद्र सरकार या दो से अधिक जो है कि राज्य सरकार के बीच कोई मामला होता है, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट इसका जो है कि फैसला करता है, और यही सुप्रीम कोर्ट का है आरंभिक अधिकार। यह अनुच्छेद 131 में दिया गया है। अनुच्छेद 132 में है अपीलीय अधिकारिता। अपीलीय अधिकारिता मतलब जैसे कि अगर आपको सेशन कोर्ट ने कोई भी जो है कि किसी मामले पे सजा सुनाया, तो आप उसके विरोध में जो है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल करेंगे, है ना। तो सुप्रीम वहां से यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ऊपर हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट, तो इस तरह से ये जो है कि अपीलीय अधिकारिता इसके अंदर आ जाता है कि सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है, तो आप जो है कि अपील करते हुए सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। अनुच्छेद 136 में कहा गया है अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुनर्विलोकन, अपील जो किया गया उसका भी पुनर्विलोकन सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, ये अनुच्छेद 126 में कहा गया है। पुनर्विलोकन का मतलब है कि कोई भी डिसीजन अगर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया गया है तो उसको दोबारा जांच किया जा सकता है, उसमें संशोधन की जरूरत हो तो संशोधन कर सकता है। यही है जो है कि निर्णयों और आदेशों का जो आप देख रहे हैं पुनर्विलोकन। ये अनुच्छेद 137 में है निर्णयों और आदेशों का पुनर्विलोकन, जो हमने अभी बता दिया आपको। अनुच्छेद 140 में है सुप्रीम कोर्ट की अनुषंगिक शक्तियां
ये अनुच्छेद 140 में है। और ये अनुच्छेद 143 जो हम लोग पढ़े थे राष्ट्रपति वाले चैप्टर में भी, कि राष्ट्रपति जो है कि सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकती है, तो वही अनुच्छेद 143 है, राष्ट्रपति को सलाह देने की शक्ति। अनुच्छेद 145 देखेंगे, इसमें कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के नियम आदि, और 147 में निर्वचन कहा गया है। तो ये इंपोर्टेंट आर्टिकल था सुप्रीम कोर्ट से संबंधित, जिसको याद रखने की कोशिश करेंगे, एग्जाम व्यू से बहुत ही इंपोर्टेंट है। और इस बोर्ड में जितना भी कुछ लिखा हुआ है ये बहुत ही इंपोर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो फिर आपके किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो हम लोगों ने देखा कि वेतन भत्ता वगैरह देखे, तो क्या मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? तो ये होता है 2,80,000, और अन्य न्यायाधीश का जो वेतन होता है वो 2,50,000 होता है। उसके अलावा जो है कि योग्यता या फिर उसको हटाने की प्रक्रिया, ये सब भी जानने की जरूरत है ना। तो किसी सुप्रीम कोर्ट में अगर किसी जज का अपॉइंटमेंट किया जाता है तो योग्यता क्या होनी चाहिए? तो पहला तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा वो 10 साल तक किसी हाई कोर्ट में जो है कि वकालत किया हो, या फिर 5 साल तक किसी हाई कोर्ट में जज रहा हो, या फिर राष्ट्रपति के हिसाब से कोई व्यक्ति, राष्ट्रपति के नज़र में कोई व्यक्ति विधि का बहुत बड़ा विद्वान है तो उसको भी राष्ट्रपति अपॉइंट कर सकता है। तो ये था इसकी योग्यता। उसके अलावा देखेंगे हम लोग न्यायाधीशों की योग्यता, शपथ और कार्यकाल। तो कार्यकाल हम लोग देख, कार्यकाल कितना होता है? तो ये मुख्य न्यायाधीश के लिए 65 वर्ष है और अन्य न्यायाधीश के लिए 62 वर्ष है, यानी कि जो रिटायरमेंट का एज है 65 वर्ष और 62 वर्ष, याद रखेंगे। शपथ, तो जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं या फिर अन्य न्यायाधीश होते हैं, उसकी जो है कि शपथ जो है राष्ट्रपति द्वारा दिलाया जाता है। अगर राष्ट्रपति खुद नहीं दिलाते हैं तो उनके द्वारा अपॉइंट किया गया किसी व्यक्ति जो है कि शपथ दिलाता है। तो ये था शपथ, और ये था कार्यकाल जो कि हमने बताया, मुख्य न्यायाधीश का 6 वर्ष और फिर अन्य न्यायाधीश का, सुप्रीम कोर्ट का 65 वर्ष और अन्य न्यायाधीश का 62 वर्ष। ये है इसका सेवानिवृत्त का आयु। हटाने की प्रक्रिया भी देख लेते हैं कि कैसे हटाया जा सकता है किसी जज को। तो जिस तरह हम लोग पढ़े थे राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया, सेम वैसा ही प्रक्रिया यहाँ पे है किसी जज को हटाने की। इसमें क्या होता है कि जो महाभियोग जैसा प्रस्ताव आता है उस प्रस्ताव को प्रार्थना कहते हैं, है ना। उस प्रस्ताव को, जैसे हम लोग राष्ट्रपति में देखे कि महाभियोग कहा जाता है, तो यहाँ पे जज को हटाने के लिए जो प्रस्ताव आता है उसको प्रार्थना कहा जाता है। इसमें क्या है, आपको किसी भी सदन में, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो, उसके अंदर इसका प्रस्ताव जो है रखा जाता है। और प्रस्ताव रखने से पहले अगर आप लोकसभा में रख रहे हैं तो 100 सदस्य का जो है सिग्नेचर होना चाहिए। यदि अगर आप इसको राज्यसभा में रख रहे हैं तो वहां भी पहले से 50 सदस्यों का सिग्नेचर होना चाहिए। और फिर उस पर दोनों सदन द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा, इसको विशेष बहुमत से पास किया जाता है और फिर राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति इस पे सिग्नेचर करते हैं और उस दिन से उस न्यायाधीश को जो है कि हटा दिया जाता है, उस न्यायाधीश हट जाते हैं। तो ये थी महाभियोग प्रक्रिया जिसको कि प्रार्थना कहते हैं। और इसके अलावा हम लोगों ने 99वें संशोधन में देखे, है ना, न्यायिक नियुक्ति आयोग, जिसको 2015 में सुप्रीम कोर्ट जो है कि असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, मूल ढांचे के सिद्धांत का उल्लंघन कर रहा था इसलिए। तो फिर नियुक्ति होती कैसी है? तो नियुक्ति होती है कॉलेजियम सिस्टम द्वारा। इस कॉलेजियम सिस्टम पे 68वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है कि इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 2 अन्य न्यायाधीश होते हैं, और इनके द्वारा जो है कि किसी के बहाली के लिए, जज के बहाली के लिए सिफारिश राष्ट्रपति को किया जाता है। वो कॉलेजियम सिस्टम पर ही अभी भी बहाली होता है, क्योंकि न्याय के जो है कि नियुक्ति आयोग को समाप्त कर दिया है और कॉलेजियम सिस्टम लागू है। उसके अलावा देखेंगे हम लोग कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है ये एकहरी व्यवस्था है, क्योंकि इसमें पावर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, शक्ति का विभाजन नहीं है। एक तरफ से आप देखेंगे तो नीचे से ऊपर तक जो है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इस तरह से है, जो यहाँ पे देख सकते हैं आप इस जो है कि फिगर में भी, है ना। तो ये थे सुप्रीम कोर्ट से संबंधित मुख्य मुख्य पॉइंट जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग इसको 1 से 2 बार देखेंगे